आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो जनसंख्या नागरीकरण। जनसंख्या नागरीकरण से हमेशा 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो यूपी स्पेशल से रिलेटेड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या, ठीक है, मतलब ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में मतलब ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है और जिनकी कम है अनुसूचित जाति की, ठीक है। तो अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 9 लाख, ठीक, 51,821, ठीक। अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की तो वो 9,51,821, ठीक। अब नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है 10 लाख, ठीक, 10,36,115, ठीक है, 10,36,115। अब आते हैं नीचे नागालैंड, ठीक है। नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड की जनसंख्या जो है वो है 17,10,973, ठीक है, 17,10,973। अब आते हैं मेघालय की बात करते हैं तो यहाँ पे 25 लाख, ठीक, 55,861, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में अनुसूचित जनजाति, वो है मेघालय। मेघालय में 25,55,861, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेघालय में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नगरों में मालिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा। मालिन बस्तियों में सबसे कम रहा। तो अगर हम बात करते हैं तो मालिन बस्तियों का प्रतिशत सबसे कम रहा हो तो सबसे कम किसका है, वो है अहमदाबाद, ठीक है, वो है अहमदाबाद। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार में अगर हम देखें तो सबसे कम कितनी है अहमदाबाद में। यहाँ लगभग 4.49% आबादी झुग्गी झोपड़ियाँ रहती थी, ठीक है। कितना परसेंट? 4%, 4.49%, ठीक है, 4.49% झुग्गी झोपड़ियों में यहाँ लोग रहते थे। झुग्गी झोपड़ियों, ठीक है, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जयपुर में लगभग 10%, ठीक, 10.62%, ठीक है, लगभग 62%। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में लगभग 12.9%, ठीक है, 12.9%। बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु में है 8%, ठीक है, 8.39%, ठीक है। आबादी किसकी है? झुग्गी झोपड़ियों की। तो अगर हम देखें तो सबसे कम आबादी कहाँ पे है? अहमदाबाद। और सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे? सबसे ज़्यादा आबादी लखनऊ में, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर आबादी है झुग्गी झोपड़ियों की तो वो लखनऊ में है और सबसे कम अहमदाबाद में, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की आगे और बढ़ते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य ने सबसे कम नागरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है, ठीक है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो होगा, क्या होगा? हिमाचल प्रदेश।
ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश। यहाँ का जो प्रतिशत है वो नागरीकरण का नागरीकरण का प्रतिशत जो है वो है 10%, ठीक है, 10.0%। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा का जो नागरीकरण प्रतिशत है वो है 16.70%, ठीक है। तो राजस्थान का 24%, ठीक है, 24.9%। बिहार राज्य में 11%, 11.3%, ठीक है। तो सबसे कम क्या है, हिमाचल प्रदेश, और सबसे ज़्यादा है राजस्थान। तो नागरीकरण की जो जनसंख्या है वो सबसे कम हिमाचल प्रदेश की, सबसे ज़्यादा राजस्थान की है। उसके बाद फिर उड़ीसा, उसके बाद बिहार, फिर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और भारत का सबसे ज़्यादा नागरीकृत राज्य वो है गोवा, ठीक है। भारत का सबसे ज़्यादा नागरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा, ठीक है। कौन सा है? गोवा। यहाँ की जो प्रतिशत है वो है 62.2%, ठीक है, 62.2%। यानी कि भारत का सबसे ज़्यादा नागरीकृत राज्य है वो है गोवा। उसके बाद अगर हम केंद्र शासित राज्य की बात करते हैं तो आता है दिल्ली, ठीक है। अगर हम केंद्र शासित राज्य की बात करें तो केंद्र शासित राज्य दिल्ली की जो है वो है 97.5%, ठीक है। भारत का सबसे ज़्यादा नागरीकृत राज्य है गोवा, और केंद्र शासित राज्य अगर पूछा जाए तो वो है दिल्ली। दिल्ली में कितने परसेंट? 97.5% नागरीकृत परसेंटेज दर्ज किया गया, ठीक है। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है, ठीक है। क्या पूछा है? केंद्र शासित। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य केंद्र शासित, ठीक है। केंद्र शासित न्यूनतम लिंगानुपात, ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात। अब इसमें ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दामन एवं दीव, ठीक है। तो अगर आप सभी को पता हो जो राइट आंसर होगा वो होगा दामन एवं दीव, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात 1000 पुरुष में जो महिला का जो परसेंटेज है वो है कितना है? 618, ठीक है। यानी कि 1000 पुरुष में महिला की जो संख्या है वो 618, सबसे कम लिंगानुपात। सर्वाधिक सबसे पहले चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ का जो लिंगानुपात है वो है 818, ठीक है। अंडमान का जो लिंगानुपात है वो है 876, ठीक है। और लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का है 947, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा? तो वो है, ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात, ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी। यहाँ पर 1000
37 महिला में 1037 महिला में 1000 पुरुषों की संख्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, मतलब कि पूछ रहा है कौन सा न्याय, नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इसमें अब हम देखते हैं कि पहला जो आंसर है वो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक, सामाजिक धार्मिक राजनैतिक, सामाजिक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामाजिक आर्थिक राजनैतिक, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक राजनैतिक। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया 3 प्रकार के न्याय होते हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक। कितने प्रकार के न्याय होते हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया, जिससे कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, 5 प्रकार की 5 प्रकार की स्वतंत्रता। पांच प्रकार की स्वतंत्रता। नंबर 1 अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना और स्वतंत्रता। ठीक है, अभी तक हम बात करते हैं भारतीय की संविधान में। ठीक है, प्रस्तावना में अब तक एकमात्र संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु सांसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ठीक, को प्रभावी बनाने हो। सही आंसर होगा वो है 253। ठीक है, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253, इस पे कानून बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु सांसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसमें सांसद, ठीक है, सांसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 253 के अनुसार सांसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, अब जैसे कि बाकी का जो दिया है, अब अनुच्छेद 249, ठीक है, अनुच्छेद 249 ये राष्ट्रहित में है, ये राष्ट्रहित में कानून बना सकती है, राष्ट्रहित में बना सकती है, राज्य सूची से संबंधित। ठीक है, किससे? राज्य सूची से संबंधित, ठीक, राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में सांसद कानून बनाने की शक्ति रखता है। ठीक है, संबंधित सांसद कानून बना सकता है। ठीक है, सांसद, यानी कि अनुच्छेद 249 राष्ट्रहित के कानून बना सकती है राज्य सूची में,
सांसद कानून बना सकता है राज्य सूची, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम 250 की बात करें, अनुच्छेद 250, तो अनुच्छेद 250 राज्य विषय पर, ठीक है, राज्य अनुच्छेद 250 राज्य विषय पर, राज्य विषय पर आपातकाल, ठीक है, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में सांसद, ठीक है, सांसद की कानून बनाने, ठीक है, कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 250 में राज्य विषय पर आपातकाल की स्थिति में सांसद की कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 252। ठीक है, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252 है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति के पश्चात सांसद कानून बना। ठीक है, अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति के पश्चात, ठीक है, सहमति के पश्चात सांसद द्वारा बनाने की शक्ति है। ठीक है, सांसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति के पश्चात सांसद कानून बना सकता है। अनुच्छेद 249 राष्ट्र हित के कानून बना सकता है राज्य की सूची से संबंधित। ठीक है, और अनुच्छेद 253 सांसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 राज्य विषय पर आपातकाल की स्थिति में सांसद कानून बनाने की शक्ति रखता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? ठीक है, कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, तो जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, कितनी बार? 2 बार। ये 2 बार लोकसभा, ये 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। एक बार 1967 से 1969 तक। ठीक है, दूसरी बार 1977 से 1977 तक। ठीक, 1977। फिर बात करते हैं, तो ये जो नीलम रेड्डी थे ये भारत के, ठीक है, ये भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी
ये 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, 1967 से 1969, फिर 1977 से 1977, फिर ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, फिर उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया। उसके बाद फिर ये भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, कौन भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? ठीक है, बोले पूछ रहा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई। ठीक है, तो वो कौन सी भाषा है? 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई। बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा संथाली। ठीक है, संथाली, ये 8वीं अनुसूची में नहीं सम्मिलित की गई। संविधान संशोधन, ठीक, कब हुआ था? 2003 में। ठीक, 2003 में हुआ था, जिसमें 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 22 भाषा। ठीक है, कितनी? 22 भाषा। नेक्स्ट टॉपिक में कौन सी वीडियो बनाएं उसके लिए आप कमेंट करके बताइए, और आप सभी लोग लाइक्स करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट जरूर करके बताइए आपको कि ये वीडियो कैसी लगी, और हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।